हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। एंड माई सेल्फ शुभम पारिक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरबीएसई बोर्ड ने इस सेशन में 2021-2022 के लिए कौन सा सिलेबस अडॉप्ट किया है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, कौन से सिलेबस इंक्लूडेड हैं, किनको हटा दिया गया है, तो वो पूरी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार आरबीएस ने क्या क्या मेन चीजें अडॉप्ट करी है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तो बहुत अच्छी डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम में आप देते हो तो आपको सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कई बच्चे अभी तक ये अपडेट नहीं है उनके पास कि आरबीएसई ने पूरी तरीके से सीबीएसई की टेक्स्ट बुक को अडॉप्ट कर लिया है। बेसिकली सीबीएसई की टेक्स्ट बुक को बोलने से अच्छा एनसीईआरटी को अडॉप्ट कर लिया है। एनसीईआरटी की जो बुक है, मैं आपके सामने एक बुक बता रहा हूं, ये जो आपका एनसीईआरटी का क्लास 12th का जो ये बुक है, ठीक है, ये बुक जो एनसीईआरटी का पार्ट 1, तो एग्जैक्ट जब आप इसका इंडेक्स खोलोगे, मैं आपको बता दूं, यहां पर बच्चे कई लोग सोच रहे हैं सर ये रिमूव हो गया, ये हट गया, ये तो सर लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो बहुत कंफ्यूज है। तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। तो यहां पे आप देखें, जब आप इस बुक को देखेंगे, चाहे आप ऑनलाइन में देखें चाहे आप ऑफलाइन बुक को देखें, तो जब आप बुक को देखोगे तो सबसे पहले जो एक कंटेंट्स में, जो जिसको अपन इंडेक्स बोलते हैं, उस इंडेक्स में जब आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक, जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है ना, आप देख सकते हो वहां पर। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इंडेक्स है आपका, सेम इंडेक्स को कॉपी किया गया है, सेम इंडेक्स को कॉपी किया गया है। ठीक है, तो कई बार बच्चा सोचता कि सर ये टॉपिक तो लिखा हुआ ही नहीं है सर पीडीएफ में, सर ये टॉपिक तो जो आरबीएसई ने पीडीएफ रिलीज करी है उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो सर वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उसको तो हमें पढ़ना नहीं है। तो वो बिल्कुल गलत बात है, असत्य है, मिथ्या है। बिल्कुल ये टेक्स्ट बुक, बेसिकली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो करना है। मैं अपने शब्दों को फिर से रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल सेम डिट्टो एनसीईआरटी की जो आपका इंडेक्स है, उस इंडेक्स को ही इन्होंने अपने सिलेबस में डाल दिया है। क्योंकि पहले यह तय हो चुका था कि इस बार आरबीएसई भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को फॉलो करने वाली है। तो बिल्कुल वैसे ही सारे टॉपिक्स वही होने वाले हैं जो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, जो आरबीएसई वाले बच्चों के लिए है। और मोर देन 10 बोर्ड्स, यूपी ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, बिहार बोर्ड ले लीजिए, ये सब लोग भी इसी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो मोर ओवर जो सारी चीजें हैं एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आरबीएसई ने एग्जैक्ट ये जो इंडेक्स है आप मैच कर लेना, आप डाउनलोड करना इस वीडियो को देखने के बाद बुक, और देखना कि यार क्या ये वही सिलेबस है जो मैंने बताया आपको, क्या ये वही इंडेक्स वाला सिलेबस है जो मैं आज इस पीडीएफ में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। चलो, तो आरबीएसई सेशन 2021-2022 के लिए हियर इज द इंफॉर्मेशन। चलिए देखो भाई, तो फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, फॉर सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th। सो जो मार्किंग स्कीम है ना वो सेम है। टोटल मार्क्स अभी भी आपके 70 हैं, टोटल मार्क अभी भी आपके 70 हैं, है ना। पहले भी 56 का पेपर हुआ करता था, ये 56 थियोरेटिकल पेपर है ना, और 14 मार्क्स जो होते थे वो स्कूल के हाथ में होते थे, जिसको अपन सेशनल मार्क्स बोलते थे, है ना, जिसके लिए आपको टीचर से पटा के रखनी पड़ती कि साहब हाँ अच्छे से, है ना, टीचर वीचर को थोड़ा सा मतलब ऐसा कि ताकि वो अच्छे मार्क्स दें, थोड़ा क्लास में अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये मार्क्स आप सबको लेना आता है कि हाँ सर ये इसमें तो हम माहिर हैं, और इसके लिए उत्कर्ष आपके साथ में है। ये जो 56 मार्क्स हैं तो ये आपके हो गए 70, ये तो आपका हो गया बेसिकली थियोरी प्लस सेशनल। फिर सर ये 30 मार्क्स कहाँ गए? 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है, जिसमें आपको अपनी एक रिकॉर्ड बुक तैयार करनी पड़ती है। तो 30 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं, जिसमें आपको एक रिकॉर्ड बुक तैयार करनी पड़ती है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या उत्कर्ष सारे प्रैक्टिकल्स करवाएगा? क्या एप्लीकेशन में हमारे को प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे क्या? तो बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। उत्कर्ष ने लास्ट ईयर भी सारे प्रैक्टिकल्स करवाए थे और इस साल भी सारे प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, है ना। जितने प्रैक्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए रिकॉर्ड बुक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको ऐप में अपलोडेड मिलेंगे। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स तो जैसे मैंने खुद ने
जैसे मीटर ब्रिज की अगर बात करें और अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो आपको YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगे। आपको जस्ट सर्च करना है मीटर ब्रिज उत्कर्ष क्लासेस शुभम सर, सीधा आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। तो ये 30 मार्क्स की जिम्मेदारी भी उत्कर्ष क्लासेस की रही, ये 56 की भी रही और ये आपकी रही साहब, है ना। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्लास में आंसर्स वगैरह करते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होकर बैठते हैं, तो ये मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा टोटल मार्क्स, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 70 तो ये हो गए और 30 प्रैक्टिकल्स के हो गए। अच्छा, जो ड्यूरेशन है एग्जाम ड्यूरेशन, वो भी 3.25 घंटे, 3 आवर्स 15 मिनट्स, सेम पहले की तरह ही है। बस अब जो आरबीएसई ने है ना, वो बुक जो है वो एनसीईआरटी अडॉप्ट कर ली है। सीधी सीधी जो इंडेक्स है उसको छाप दिया गया है। तो एग्जैक्टली वही इंडेक्स आप देख लो, चाहे सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है बेसिकली उसके इंडेक्स को देख लो, चाहे इस पीडीएफ में देख लो। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो देखो, पहले अपन यूनिट 1 की बात करें, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अच्छा, तो उसमें ये जो है चैप्टर, ये 4 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखो अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नथिंग इज डिलीटेड। ये मान के चलो, कोई 1-2 टॉपिक के चक्कर में अगर आप मान लो आपने 1-2 टॉपिक छोड़ दिए तो सर ये तो लिखा हुआ ही नहीं था, अरे ऐसा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की इंडेक्स है, और एनसीईआरटी की इंडेक्स को देखोगे और जब आप चैप्टर में जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें कुछ अलग भी मिलेंगी। तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है जो आपको पढ़ाई जा रही है, चाहे वो यूट्यूब सेशंस में हो, है ना, चाहे वो आपका एप्लीकेशन में पढ़ाई जा रही है। तो एज इट इज एनसीईआरटी के पूरे पूरे टॉपिक्स को अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सब चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सभी लोग अब अवेयर हो जाएं कि हाँ भाई साहब, जो पहले की आरबीएसई की बुक्स थी ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है। देन हम बात करें तो सेकंड जो चैप्टर है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 3 मार्क का है, 3 मार्क का है ना। चलिए, तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, जो अपन लिखते हैं ना के क्यू बाई आर, वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अरे बोलो, याद आ रहा है क्या, वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। वो सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं अपन पोटेंशियल से रिलेटेड। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, हर बार बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां से शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर सुन लें आप, अब यहां पर बच्चा बोलता है कि सर यहां पर एक टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये टॉपिक देखो लिखा हुआ नहीं है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी। तो क्या सर ये हट चुका है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, ये मिथ्या है। बात आगे समझ में? तो आपको पूरा पढ़ना है, ये भी है, ये भी इंक्लूडेड है, नथिंग इज डिलीटेड। चलिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, potential energy of system of charges, potential energy in an external field, electrostatic of conductors, dielectrics and polarization, capacitors and capacitance, the parallel plate capacitor, effect of dielectric on capacitance, combination of capacitors and energy stored in capacitor, energy stored in capacitor। बोलो बात चमकी क्या यार, है ना, क्लियर हो गया। तो कॉम्बिनेशन के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब अगर थोड़ी सी अपन पिछले टाइम की अगर बात करें, जो लास्ट ईयर की अपन बात करें, तो लास्ट ईयर में अगर आप देखते थे ना, तो एक चैप्टर तो यहां से लेके और यहां तक आता था, ठीक है, यहां तक ऐसा, और एक यहां से डाइलेक्ट्रिक से लेके कैपेसिटर, और ये पूरा एक अलग चैप्टर होता था, ठीक है, ये वाला एक अलग चैप्टर होता था यहां से लेके यहां तक। ऐसे ही इसमें अगर बात करें तो इसमें भी 2 चैप्टर्स थे आपके आरबीएससी में, लेकिन अब सिंपल सी बात है,
सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं तो सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। बहुत आसान है, सेम चीजें हैं। लास्ट ईयर भी अगर मैं बोलूं तो कुछ टॉपिक्स सीबीएसई में ज्यादा थे तो कुछ टॉपिक्स आरबीएसई में ज्यादा थे, लेकिन जो अगर मैं उन दोनों को अगर मैं मान लो मेजर करता हूं एक तरफ आरबीएसई सीबीएसई तो एकदम बराबर रहेंगे, एकदम बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेम सिलेबस थे, कुछ टॉपिक उसमें ज्यादा तो इसमें कम, कुछ इसमें ज्यादा तो उसमें कम। समझ में आ गई बात? लेकिन अब जो है वो इस तरीके से, तो आपको टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस पढ़ाई करनी है ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से हमको कोई रोक ना पाए, है ना। तो हमेशा याद रखें अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस, टू दी पॉइंट आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। फिर अपन बात करें यूनिट 2, तो इसका मतलब यूनिट 1 कितने मार्क्स की हो गई भाई साहब? यूनिट 1 हो गई 4 और 3 7 मार्क्स की। तो पहले 2 चैप्टर, पहली यूनिट, ठीक है, 2 चैप्टर मतलब पहली यूनिट 7 मार्क्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है जो बचपन में पढ़ा करते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर अगर मैं ऐसा मार्क कर दूं तो वो इलेक्ट्रॉन वो इंपॉर्टेंट है भैया ना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो आप, यहां से भी क्वेश्चन आता है। चलो ऐसे मार्क करूंगा मैं ना। Then resistivity of various materials, temperature dependence of resistivity, electrical energy, power, combination of resistor, series and parallel, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्स है, ईएमएफ्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। तो ये जो सेल का भी सीरीज पैरेलल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, देन किरचॉफ्स रूल्स, ओ हो ऐसा। और यहां पर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज, इन पर प्रैक्टिकल मिलते हैं आपको, समझना इस पर, है ना। ये जो है ना पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकल हैं। तो समझ लेना, जिन जिन चीजों पर प्रैक्टिकल है ना, जिन जिन चीजों पर प्रैक्टिकल है ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, वो टॉपिक तो बहुत कतई जहर की तरीके से तैयार होने चाहिए। जैसे मीटर ब्रिज पे है, पोटेंशियोमीटर पर है, आगे जाओगे तो प्रिज्म पर मिलेगा, लेंस पर मिलेगा, है ना। तो वो जो टॉपिक्स है ना वो तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपके प्रिपेयर होने चाहिए, और हो भी जाते हैं। थ्योरी भी पढ़ लेते हो, प्रैक्टिकल भी कर लेते हो, चीजें आपको पता होती है ना। चलिए, तो ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कितने मार्क्स का है भाई साहब? 5 नंबर का। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो यूनिट टू हमारी हो गई 5 मार्क्स की, है ना, एक इकलौता चैप्टर। यूनिट 3 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना। अच्छा, तो इसमें क्या है आपका? मैग्नेटिक फोर्स, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, बायो सावर्ट लॉ, ओ हो, ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जहां से क्वेश्चन बनता है, बायो सावर्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ये तो भाई साहब 5 नंबर का सवाल, 4 नंबर का, जैसे इसमें तो 4 नंबर का। तो बड़े टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग आंसर टाइप, 4 नंबर का सवाल यहीं से उचक के आता है भाई साहब, है ना। Ampere's circuital law, the solenoid and the toroid, force between 2 parallel wires, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देन फिर अगर अपन बात करें तो टॉर्क ऑन लूप्स एंड मैग्नेटिक डाइपोल एंड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब अगर मान लो सर तो ये बता रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का मतलब है जो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप, वो ज्यादातर इनसे पूछे जाते हैं, है ना। यहां से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना हर बार रहती है, समझ रहे हो आप बात। तो इंपॉर्टेंट का मतलब वो है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा सर ने तो ये लगाया, अपन को बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे जब ओवरऑल सब्जेक्ट पर ग्रिप होगा, समझते हो इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो ये यूनिट 3 है आपका 4 नंबर का ना, यूनिट 3 है आपका 4 नंबर का। अच्छा, इसमें एक और चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर,
So it is the bar magnet, magnetism and Gauss law, the earth's magnetism, magnetization, magnetic intensity, magnetic properties of material, paramagnet, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। तो बेसिकली इसमें भी सारी चीजें इंक्लूड है, ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड है। देखो बार मैग्नेट आ गया, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ आ गया, अर्थ मैग्नेटिज्म आ गया, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें ये यहां से क्वेश्चन बनता है। और यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बातें करते हैं, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो केवल और केवल अभी आपको इसमें ये यहां नहीं जाना कि यार क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, वो आपको बिल्कुल आपको बता दिया जाता है। और हमेशा मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे उसके ऊपर, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो अपन एग्जामिनेशन से पहले होते हैं। अभी भी आप सर्च करेंगे तो बोर्ड के रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो मैंने लास्ट ईयर भी बताए थे, इस बार भी बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ऐसा, तो ये जो दो टॉपिक हैं इसमें से काफी क्वेश्चन से पूछे गए हैं, क्लियर है। तो ये यूनिट कितने की होगी, देखो ये भी आपकी 4 और 3 7, 4 और 3 7, है ना, 4 और 3 7, तो 5 चैप्टर निपट चुके हैं, 5 चैप्टर निपट चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर आप यूनिट 4 में देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कितने का है, 3 नंबर का, 3 नंबर का है, कितने का है, 3 नंबर का है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी कंसिडरेशन, अ क्वांटिटेटिव स्टडी, एडी करंट्स, इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर। तो अगर मैं इसमें बोलूं तो देखो इसमें 3 मार्क का ये चैप्टर है, तो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनता है, मतलब, है ना, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट टाइप, है ना। तो वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट टाइप का बनेगा यहां से। तो देखो लेंज लॉ इज इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अच्छा, देन फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, एडी करंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क का है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि यार इसमें से बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। डेरिवेशन तो हमें करने हैं, पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला ना। देखो 3 मार्क का, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो 4 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन तो 4 नंबर का आएगा, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा, नहीं सॉरी शॉर्ट टाइप में आ जाएगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाए, तो थोड़ा वो एनालिसिस वो सब अपन करेंगे कुछ नए वीडियोस में। अभी आपको केवल ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, अच्छे से देखिए। एडी करंट्स, जनरेटर्स वगैरह भी अपन इसमें पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अल्टरनेटिंग करंट, ये देखो ये 4 मार्क का है, यहां से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, हमेशा लिख लो, न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाएगा, न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है, उसके बिना मन नहीं लगता बोर्ड का, ठीक है। देखो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, फेजर डायग्राम्स, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, AC voltage applied to a capacitor, AC voltage applied to a series LCR। तो ये पढ़ लेंगे ना इस चैप्टर में, केवल यही पढ़ना है, ये पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर आ जाएगा, ये पढ़ लोगे तो इसके ऊपर की सारी चीजें आ जाएंगी। पावर इन AC करंट, द पावर फैक्टर, द LC ऑसिलेशन, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो LCR से हमेशा एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, जरूर आप पेपर देखें, चेक भी करें, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट, तो डायरेक्ट करंट तो पहले जो पढ़ना पड़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट, इसमें अपन पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत आसान है। चलिए तो ये हो गया आपका, ये यहां पर देखो, ये जो यूनिट था 4, ये देखो 3 और 4 7 नंबर का ये भी। फिर यूनिट 5 की बात करें तो उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो कितने नंबर का, 2 नंबर का, मतलब छोटा सा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क का या फिर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि देखो अब ये बेचारा अक्सर यही क्यों छोड़ दिया, ये भी पढ़ना ही है ना। तो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, एक्स रेज के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज होती है, केवल इसी को पूछ लिया। तो ये आपकी बुक 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये आपकी यहां पर बुक 1 कंप्लीट हुई। कौन सी बुक कंप्लीट हुई? बुक 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी बुक 2, यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई साहब शानदार, 7 नंबर का अकेला चैप्टर, एक अकेला शेर, है ना, 7 नंबर का चैप्टर, 7 नंबर का चैप्टर। रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स, रिफ्रैक्शन, TIR इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंस इंपॉर्टेंट। प्रिज्म, प्रैक्टिकल आएगा भाई साहब, प्रिज्म का प्रैक्टिकल क्या आएगा? प्रैक्टिकल मस्त वाला। सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन बनता है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। 7 नंबर का है, जबरदस्त चैप्टर है। मतलब एक तो बड़ा सवाल पक्का है यहां से, बड़ा सवाल एक तो पक्का है यहां से, फिक्स है ना, लॉन्ग आंसर टाइप। चलो फिर आ गया आपका वेव ऑप्टिक्स। तो देखो ये 2 चैप्टर कर लोगे ना, 7 और 5 12, इसमें आएगा YDSC कहां पर है, ढूंढे क्या? YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वाला, यही जीवन है। डिफ्रैक्शन, YDSC और डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके अलावा देखें हाइगन प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस, एडिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, है ना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, एंड देन पोलराइजेशन। तो इसमें भी सब कुछ है इंपॉर्टेंट, ज्यादातर डिफ्रैक्शन YDSC से क्वेश्चन बनता है। चलो तो ये यूनिट भाई साहब 12 नंबर की है। अगली यूनिट 7 जिसका चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कहां पर है? ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बात आ गई समझ में। आइंस्टाइन इक्वेशन कहां पर है? पकड़ो, ये रहा आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना। और डेविसन जर्मर से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऐसा। तो उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन, वेव नेचर ऑफ मैटर एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चलो भाई साहब ये भी समाप्त। तो ये है आपका 4 नंबर का, है ना, 4 नंबर का। यूनिट 8 में चैप्टर नंबर 12 आ गया आपका, एंड दैट इज एटम्स। देखो इसमें क्या क्या आ गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, है ना। उसके बाद बोहर मॉडल आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन, ये लो भाई साहब, ये लो, ये वाला यहीं पर है। न्यूमेरिकल आता है, भरपूर संभावना, न्यूमेरिकल आने की भरपूर संभावना। जैसे एसी है ना, वैसे ये एटम 3 मार्क का है, 3 मार्क का न्यूमेरिकल आ जाता है ना, बोहर मॉडल के ऊपर। जनरली आप देखोगे तो ये वाला न्यूमेरिकल मिलता है आपको, है ना, 1/λ का जो फॉर्मूला होता है ना, R(Z²) 1/N1² - 1/N2², इस फॉर्मूला से रिलेटेड ऐसी कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशन होती है। हर बार न्यूमेरिकल मिलता है, मतलब ज्यादातर मिलता है ना। देन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वही बोहर मॉडल से समझते हैं। देन डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इसमें जो डी ब्रॉगली है, यहां से भी आपको न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं। डी ब्रॉय बोलते हैं इसको, डी ब्रॉगली, ठीक है। तो डी ब्रॉगली साहब ने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले तो बोहर ने एटम पढ़ते ही बोहर के मॉडल के ऊपर है,
अब बोहर के मॉडल में बोहर ने जो बात बोली उसको बोहर खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कितनी खतरनाक बात नहीं है, जो बोहर ने बात बोली वो बोहर खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होता है ना। प्रूफ मतलब वो उसने बात सही बोली, लेकिन उसको जस्टिफाई करना, उसको एक्सप्लेन करना ताकि लोगों के दिमाग में सेट हो जाए कि नहीं यार ये बात सही कही जा रही है। वो काम किसने किया? डी ब्रॉगली सर ने। तो डी ब्रॉगली और ये बोहर मॉडल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एटम। 3 मार्क का ये चैप्टर है। अच्छा, इसी की यूनिट में एक अगला चैप्टर आता है न्यूक्लियाई। इसमें बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आता है। बाइंडिंग एनर्जी है ना, देखो ये भी 3 नंबर का है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहाँ है? बाइंडिंग एनर्जी ये रही बाइंडिंग एनर्जी साहब। फिर इसमें 2 रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, है ना। एटम बॉम्ब बनाने के लिए, और एक जो सन पे होती है, सन पर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, और एटम बॉम्ब में होती है न्यूक्लियर फिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी, तो उसके अलावा एटॉमिक मासेस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये तो अपन जूनियर में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस किससे बना होता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस वगैरह। तो इसमें नया आता है तो ये मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी। यस, यहां से न्यूमेरिकल बनने के भी भरपूर आसार, है ना। तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसमें यहां से आता है, न्यूमेरिकल। तो यहां पर कोई डेरिवेशंस वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएंगे, बड़े बड़े डेरिवेशंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखो अल्टरनेटिंग करंट, एटम और आपका न्यूक्लियाई, न्यूमेरिकल की पूरी संभावना यहां से जो बनता है वो रेडियो एक्टिविटी से बनता है ना, रेडियो एक्टिविटी से। चलिए, तो ये यूनिट हो गई आपकी 8 6 मार्क्स की है। और चलिए अब आ जाते हैं अपन यूनिट 9 के ऊपर। ये भी भाई साहब कम यूनिट नहीं है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने का था? 7 नंबर का, सबसे महंगा चैप्टर है, सबसे महंगा चैप्टर। उसके बाद जिसका नंबर लगता है वो यही है, डायोड, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, है ना। कतई जहर चैप्टर है, मतलब पक्का है सवाल, मतलब फिक्स है। जैसे देखो 3 में लड़ाई होती है, डायोड कहता है कि यार भाई इस बार मेरे को आने दे बोर्ड में, एम्पलीफायर कहता है मेरे को आने दे, और ट्रांजिस्टर कहता है मेरे को आने दे, है ना। ये लॉन्ग आंसर टाइप फिक्स है, ठीक है। उसके अलावा लॉजिक गेट्स, शॉर्ट टाइप आंसर में लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो बहुत उम्दा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आ गया आपका पीएन जंक्शन, है ना। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड, ये फिर एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। देखो ये लॉजिक गेट्स है ना, ये लॉजिक गेट्स, और ये जो स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, हम इसके कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हम एम्पलीफायर बना सकते हैं, हम इसको ट्रांजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ पार्ट अपन पढ़ते हैं। सो ये था आपका सिलेबस। सो बेसिकली आफ्टर ऑल मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो आरबीएससी का जो पूरा सिलेबस है इस बार, तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, आरबीएससी का जो पूरा सिलेबस है वो एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी की आप इंडेक्स पढ़ लेना, इंडेक्स पढ़ लेना, वो की वो चीज आपको यहां दी गई थी। और जो भ्रम है बच्चों में कि जैसे यार सर साइक्लोट्रॉन कहीं लिखा हुआ नहीं आया, सर वेलोसिटी सेलेक्टर कहीं लिखा हुआ नहीं आया, वो तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। तो बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स भी फिर देखा जाएगा, तो जो उसके अंदर का मसाला होगा भी वैसा ही होगा। तो मसाला अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें साइक्लोट्रॉन भी मिलेगा, उसमें वेलोसिटी सेलेक्टर भी मिलेगा, उसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये है आज आपका सिलेबस का वीडियो। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। सारी मार्किंग्स आपको पता चल गई, कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है। 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 56 मार्क्स थ्योरी के हैं, 14 मार्क्स स्कूल में हैं, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसके वीडियो आपको उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे, और कुछ वीडियोस आपको अपलोडेड मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सो दैट वाज आवर वीडियो। सो
कीप प्रैक्टिसिंग विद जॉलीनेस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।